फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। आज है 27 जून 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। तो आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हिंदू में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहां जो कॉर्नर पे हम आर्टिकल देख रहे हैं ये कतर इशू से रिलेटेड आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, हमें इसे डिस्कस करना है। ये जो नीचे आर्टिकल है इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो हमारे मेल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस आर्टिकल को हमें डिस्कस नहीं करना है। यहां पर जो एक आर्टिकल है ये पीएम भगवती से रिलेटेड आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। यहां पर जो आर्टिकल हमें दिख रहा है ये न्यूट्रिनो से रिलेटेड आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। ये भी कुछ बेसिक साइंस एंड टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो सेकंड पेज में हम आर्टिकल देख रहे हैं ये आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है। यहां पर जो हम आर्टिकल देख रहे हैं इसमें थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म है जीएसटी को लेकर, तो कुछ क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स हमें यहां से मिल जाएंगे, हम उसे पॉइंट आउट कर लेंगे। ये जो आर्टिकल है इसमें लिंचिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है, किस तरीके से जो मुस्लिम यूथ हैं उन पर अटैक हो रहे हैं या उनको मारा जा रहा है। तो इसमें जो भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम उसे देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कतर इशू के साथ। तो सबसे पहले तो कतर की लोकेशन देख लेना बहुत जरूरी होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। यहां पर हमें पर्शियन गल्फ दिख रही है। पर्शियन गल्फ में यहां पर ये कतर है। कतर के बगल में कतर की जो कैपिटल है दोहा, हम उसे देख सकते हैं। यहां कतर के बगल में ये हमें बहरीन दिख रहा है। यहां पर सऊदी अरेबिया है कैपिटल रियाद के साथ। यहां पर हम ईरान को देख सकते हैं, ये ईरान है, ठीक है। और ये इराक हमें यहां दिख रहा है, ये इराक है। जो हमने यहां पर चाबहार पोर्ट बनाया है, आपको इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि जो चाबहार पोर्ट हमने यहां पर बनाया हुआ है ये गल्फ ऑफ ओमान में है, पर्शियन गल्फ में नहीं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां पर हम यूएई को देख सकते हैं, ये यूएई है, ठीक है। तो ये कुछ हमने जो लोकेशंस थी कतर से रिलेटेड वो हमने यहां पर देख ली। अब आइए आगे आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आर्टिकल हमारे सिलेबस के किस पोर्शन को टच करता है। तो ये आर्टिकल पेपर 2 में जो बाइलैटरल रिलेशंस का टॉपिक है वहां से एसोसिएट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बहरीन और यूएई इन सभी ने मिलकर सैंक्शंस लगाए कतर के ऊपर। वो एलिगेशंस हैं कतर के ऊपर कि वो लगातार टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज है। इन्हीं सब चीजों को लेकर कुछ दिन पहले कतर के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। पॉलिटिकल सैंक्शंस इस फॉर्म में लगाए गए थे कि जो भी एम्बेसडर्स थे उनको वापस बुला लिया गया था, जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनको खत्म कर दिए गए थे। अभी जो एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने इतने सारे सैंक्शंस वगैरह कतर के ऊपर लगा के रखे हैं, उन्होंने एक लिस्ट सौंपी है कतर को, डिमांड की अपनी। अब ये एक डेवलपमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डिमांड्स दिए गए हैं कतर के सामने रखे गए हैं, अगर कतर उन डिमांड्स को फुलफिल कर देता है तो जो कुछ भी कतर के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं उन्हें उठा लिया जाएगा। अब जो बात है वो ये है कि डिमांड्स हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली तो ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि क्या क्या डिमांड्स रखी गई हैं, बस मोस्ट प्रोबेबली जो लिस्ट में डिमांड्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कतर को जो भी उसके रिलेशंस हैं ईरान के साथ उनको खत्म करने होंगे। दूसरी जो डिमांड इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं, उसका जो भी मिलिट्री कोऑपरेशन है टर्की के साथ, उन सभी मिलिट्री कोऑपरेशंस को कतर को खत्म करना होगा। अल जजीरा जो एक कतर का ब्रॉडकास्टिंग हाउस है या न्यूज चैनल आप कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट न्यूज चैनल है, कतर की जो गवर्नमेंट है इसे रेगुलेट करती है। अल जजीरा के ऊपर बहुत लंबे समय से एलिगेशंस रहते हैं कि ये जो इनकी आइडियोलॉजी है ये गल्फ कंट्रीज के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो एक जो डिमांड है वो ये भी है कि अल जजीरा जो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, न्यूज चैनल है, उसको बंद कर दिया जाए। जो एक और डिमांड है वो ये है कि कतर ने जो रियाद डिक्लेरेशन पर साइन किया था, कतर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर भी है, तो 2014 में जो रियाद का डिक्लेरेशन हुआ था उसमें कमिटमेंट जो कतर ने की थी कि वो एक्सट्रीमिज्म और टेररिस्ट ग्रुप का जो सपोर्ट है उसको खत्म करेगा। तो
कतर के लिए अब यह जरूरी होगा कि वो अपनी इन कमिटमेंट्स को पूरा करे। तो ये सारी डिमांड्स और भी कुछ डिमांड्स हैं, अगर इन डिमांड्स को कतर फुलफिल कर देता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो इशू है वो थोड़ा बहुत मॉडरेट हो जाएगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की हम बात करें तो ये मिडिल ईस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन है गल्फ कंट्रीज का। इसमें यहां पर ये जो ब्लू कलर में आप कंट्रीज देख रहे हैं वो इसका पार्ट है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये कंट्रीज जो हैं ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट हैं। याद रखिएगा ईरान इसका पार्ट नहीं है। ईरान जो यहां पर है, ईरान आप यहां पर देख सकते हैं, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत कॉमन सी बात बताता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर ऑफ सेंटर्स हैं मिडिल ईस्ट के। एक तरफ ये जो ईरान है, दूसरी तरफ टर्की है, तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। तो बहुत रेयर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान एक साथ हो। ठीक है, तो आप एक मतलब ऐसे इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आते हैं। तो इन डिमांड्स को लेकर अगर हम देखें तो ये डिमांड्स फुलफिल करना कतर के लिए बहुत आसान नहीं होगा, काफी टफ होगा। यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने खुद भी कहा कि ये जो डिमांड्स हैं कतर के लिए काफी मुश्किल है। आगे हम देखते हैं कि कतर इशू में और क्या बातें हैं जो इस आर्टिकल में हमें दिखती हैं। वो ये है कि मान लीजिए कि कतर अगर इन सारी डिमांड्स को फुलफिल कर देता है तो एक इशू ये भी है कि जो अदर कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद सैंक्शंस लगा के रखे हैं कतर के ऊपर, उनके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि वो कुछ चीजों को फुलफिल करें। अगर ये कंट्रीज कतर से कहती हैं कि कतर अल कायदा या इस्लामिक स्टेट को जो भी एलिज्ड है कतर के ऊपर वो सपोर्ट दे रहा है उसको खत्म करे, तो फिर सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई इन सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जो सुन्नी एक्सट्रीमिज्म को फैला रहे हैं बहुत लंबे समय से वेस्ट एशिया में, ये उसको भी खत्म करे। कई बार तो ये कतर के साथ मिलकर भी इसको सपोर्ट करते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से आईएसआईएस को इनिशियल फेज में काफी इन कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया वगैरह ने आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह दिए, सपोर्ट किया। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप एक तरफ तो एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कतर को इस चीज के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो जो एक्सट्रीमिज्म उससे एसोसिएटेड है, जो एलिज्ड है उसके ऊपर, जो आरोप उसके ऊपर हैं, वो उनसे पीछे हटे। तो फिर आपको भी इन कमिटमेंट्स को पूरा करना होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर डिमांड रखी जाती है कतर के सामने कि वो अपने हर तरह के रिलेशनशिप्स को खत्म करे ईरान के साथ, तो देखिए कितनी आयरॉनिकल बात है कि यूएई के अपने खुद के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बिजनेस रिलेशनशिप है ईरान के साथ, तो यूएई को उसको भी कंसीडर करना चाहिए। मतलब आप उन डिमांड्स को कतर के सामने नहीं रख सकते जिससे आप खुद भी कंप्लाई नहीं करते। बट ठीक है, जो डिमांड्स है हमें क्या करना है, हमारे लिए तो जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे अभी सुन्नी एक्सट्रीमिज्म की बात की इसके पहले, तो मैं बता दूं कि मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज हैं जो सुन्नी डोमिनेटिंग है, कुछ हैं जो सिया डोमिनेटिंग है। यहां जो ब्लैक कलर में आपको कंट्रीज दिख रही हैं, इराक, ईरान, बहरीन, ये सब सुन्नी डोमिनेटिंग, सॉरी सिया डोमिनेटिंग कंट्रीज है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो सुन्नी डोमिनेटिंग है। क्लियर रखिएगा, इराक, ईरान और बहरीन की मैं बात कर रहा हूं, ये सिया डोमिनेटिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे इस इशू के। इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्राइसिस इस तरह मिडिल ईस्ट में इमर्ज हो रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस क्राइसिस को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर पाएगी। मतलब कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस तो निकालने होंगे। यहां पर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि जो सऊदी अरेबिया का एक्शन है कतर के ऊपर, वो यमन की तरह तो नहीं है। यमन की तरफ नहीं होने का क्या मतलब है कि यमन पर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच था सऊदी अरब का। हाउती रेबल्स के रेफरेंस में हमने एक आर्टिकल में पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से सऊदी अरब का जो स्टैंड है वो ये है कि हाउती रेबल्स को यमन सपोर्ट करता है, जो कि सऊदी अरब के इंटरेस्ट में नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे अटैक्स किए, अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोग मारे भी गए वहां पर। तो ऐसा कोई सीन हमें कतर के साथ तो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक जो चीज दोनों में कॉमन है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में जो ये नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो वीकर कंट्रीज को सप्रेस कर रही है। ठीक है, तो ये एकदम कॉमन फेनोमेना है, चाहे हम यमन को ले लें या फिर हम कतर को ले लें। ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होता है यहां पर। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर ये इशू कंटिन्यू रहता है तो ये कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ऑर्डर है या रूल ऑफ लॉ है या जो यूएन का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिस्टम है उसको वीक करने वाला होगा। जो बाकी कंट्रीज की हम बात करें, रशिया वगैरह हो गई, ये अभी कंसिलिएशन की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए।
टर्की का भी सपोर्ट है कतर के साथ, बट देखिए आगे क्या होता है। दूसरा कि अगर ये इशू इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरब और यूएई वगैरह जिन्होंने सैंक्शंस इंपोज किए हैं, उनका ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया के लिए इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? देखिए इंप्लीकेशंस तो दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए, दोनों के लिए ही है। ट्रबलिंग सिनेरियो है ये, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो, दोनों ही पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो। दूसरी चीज ये है कि जो हम ऑयल रिजर्व्स बना रहे हैं या जो हमारी ऑयल सप्लाई का एक सोर्स है वो कतर से जुड़ा हुआ है। अगर कतर का या मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है तो ऑयल प्राइसेस की जो क्राइसिस है या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया को भी फेस करनी पड़ेंगी मिडिल ईस्ट से एसोसिएटेड। दूसरी बात कि हमारा जो रेमिटेंस का सोर्स है वो भी मिडिल ईस्ट में काफी स्ट्रांग है, तो अगर मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी रहती है तो वो हमारे रेमिटेंसेस को भी अफेक्ट करेगा। अभी जो एक स्टैंड था हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है सुषमा स्वराज कि ये इंटरनल मैटर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स का या गल्फ कंट्रीज का और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ये बहुत सस्टेनेबल नहीं है हमारा स्टैंड, क्योंकि हमारे जो स्टैंड हैं मिडिल ईस्ट से, गल्फ कंट्रीज से, वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो हम बहुत लंबे समय तक बिना स्टैंड लिए इस इशू को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इस आर्टिकल में देखी। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं हम। अ कॉन्ट्रोवर्शियल इनहेरिटेंस, ये जो आर्टिकल है ये पीएन भगवती से रिलेटेड है। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देखें कि इस आर्टिकल का रेलेवेंस क्या है। तो ये हमारे पेपर 2 से रिलेटेड आर्टिकल है, जो टॉपिक है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो अभी एक्सपायर किए हैं पीएन भगवती जी 95 की एज पे, जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। काफी इंफ्लुएंशियल जज माना जाता है इनको हमारे इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में। ठीक है, इनके ऊपर जो एक आरोप है वो ये है कि इन्होंने पॉपुलिस्ट डेमोक्रेटाइजेशन को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, और उसकी जो लीगेसी है वो हमें आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो पीएन भगवती हैं उन्होंने हमारी जुडिशियल हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया, तो सबसे पहले तो आर्टिकल कंपेयर करता है कि किस तरीके से जो मिसेस गांधी का पीरियड था 1970s 80s के ड्यूरेशन में और जो प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट का टेन्योर है या पीरियड है, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट बात करते हैं कि या तो कोई उनका दोस्त है या दुश्मन है। ये आर्टिकल कहता है कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की केयर नहीं करते हैं और अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद ये कहते हैं कि सिमिलरली जुडिशरी द देन एंड नाउ, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इसी तरीके से जो जुडिशरी का पर्सपेक्टिव है वो भी रहा है। पहले मिसेस गांधी के समय में जो जुडिशरी का एक्ट था और जो अभी मोदी गवर्नमेंट के पीरियड में जो एक्ट्स हैं वो लगभग सेम है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स की केयर नहीं करना और अपने डिस्क्रिप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए डिसीजंस को लेना, गवर्नमेंट के टेरेन में एंट्री करके डिसीजंस को देना, ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं पीएन भगवती जी की लिगेसी है जो हमें आज भी देखने को मिलती है। ये एग्जांपल्स वगैरह देते हैं यहां पर इस आर्टिकल में कि किस तरीके से अगर बात करें कि काऊ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर देना चाहिए या फिर नेशनल एंथम को सिनेमा जो घर हैं उनमें कंपल्सरी कर देना चाहिए, जो नेशनल हाईवेज हैं उनके किनारे लिकर प्रोहिबिशन हो जाना चाहिए, या आधार का जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें आधार को मनी बिल डिक्लेयर किया गया था, हालांकि इस पर जुरिसडिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा इंटरवेंशन दिखाया भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हम इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं मनी बिल है या नहीं है, वी आर जस्ट टेलिंग दैट रेड इज रेड, रेड इज नॉट ग्रीन, मतलब जो चीज है वो है। तो इनका जो इंटरवेंशन है मनी बिल के इश्यू पर, ये सारी चीजें जो ये आर्टिकल कहता है, जो इस तरीके के डिसीजंस या इंटरवेंशन हमें जुडिशरी के अभी देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पीएन भगवती जी की लिगेसी।
अब हम देखते हैं कि पीएन भगवती जी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि एक बात तो आर्टिकल में जो बहुत अच्छी बात बताई गई है वो ये है कि प्रेजेंट में अगर हम देखें तो जो जुडिशरी का बेस है वो जुडिशियल पॉपुलिज्म है। ठीक है, जैसे आज जो जुडिशरी का बेस है वो जुडिशियल पॉपुलिज्म है, बिल्कुल उसी तरह जो पहले जुडिशरी का बेस हुआ करता था वो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट हुआ करता था, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना। मैं पॉपुलिज्म आपको बता देता हूं क्या होता है। पॉपुलिज्म यही होता है कि जब आप किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा फेमस होता है। जैसे अभी एक आर्टिकल कुछ दिन पहले आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत इंफेसिस किया था कि जुडिशरी किस तरीके से केसेस को ऑप्ट करती है। जुडिशरी के पास इतना ज्यादा बर्डन है केसेस का, कितने सारे पेंडिंग केसेस हैं, वो उन पर बहुत इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है और वो उस पर अपना डिसीजन देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलिज्म का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखें तो अगर हम बात करें पीएन भगवती की, तो एक बहुत फेमस केस आप लोगों ने सुना होगा कि 1973 में केशवानंद भारती का केस आता है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो बहुत ही हिस्टोरिकल वर्डिक्ट देती है बेसिक स्ट्रक्चर पर, जिसमें वो इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस रेफरेंस में जो लेजिस्लेचर है वो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के साथ उसमें चेंज नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। अब इस चीज को रिटेलिएट करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इस जजमेंट को रिटेलिएट करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक कन्वेंशन तोड़ दिया। कन्वेंशन क्या था? कन्वेंशन ये था कि जब भी कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते थे तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को डिक्लेयर किया जाता था। बट उस केस के बाद इंदिरा गांधी जी ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड किया और पीएन भगवती को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ ही साथ कृष्णा अय्यर को भी सुप्रीम कोर्ट में जगह दी गई। ठीक है, अब स्टैंड क्या था? इंदिरा जी का स्टैंड क्या था? इंदिरा जी का जो स्टैंड था वो ये था कि जो लीगल सिस्टम है प्रेजेंट का वो कॉमन लोगों के लिए इनएक्सेसिबल है, सामान्य लोगों की पहुंच जुडिशरी तक नहीं है। दूसरा, जुडिशरी ने अभी तक ब्रिटिश फॉर्म ही लेकर रखा है, वो इंडियन फॉर्म में अभी तक नहीं आ पाए हैं। ये इंदिरा गांधी जी का स्टैंड था। हम कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो पीएन भगवती जी के क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे, तो उन्होंने, जैसा कि हमने देखा कि इंदिरा जी का स्टैंड था कि अभी भी जो जुडिशरी है उसने ब्रिटिश फॉर्म को ही ऑप्ट करके रखा है। तो पीएन भगवती जी ने जुडिशरी का इंडिजेनाइजेशन करने की कोशिश की, उसे इंडियन फॉर्म में लाने की कोशिश की। उन्होंने लीगल एड का एक्सपेंशन किया, जो भी लोग जुडिशरी के रीच से बाहर हो जाते थे उन तक पहुंचने की कोशिश की गई। न्याय पंचायत को स्टैब्लिश किया गया, लोक अदालत बनाई गई जो इनका कंट्रीब्यूशन है, ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश किए गए। पीआईएल इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है हमारे जुडिशियल हिस्ट्री में। जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत पीएन भगवती के द्वारा की जाती है। तो अब देखिए, न्याय पंचायत पर 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता दूं कि जो न्याय पंचायत और लोक अदालत हैं, दो के दोनों ही सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस को सुनते हैं। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस को सुनते हैं। जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो भी इससे रिलेटेड था, इसी से रिलेटेड था कि न्याय पंचायत कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। तो वो स्टेटमेंट गलत था जो 2016 में क्वेश्चन आया था। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि न्याय पंचायत और लोक अदालत दो के दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को सुनते हैं। ट्रिब्यूनल 2 तरीके के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जनरल ट्रिब्यूनल्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए होते हैं, जनरल ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश किए जाते हैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। पीआईएल में बता देता हूं कि क्या होता है। पीआईएल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो कि उस पार्टिकुलर केस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है किसी ऐसे मुद्दे पर जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है दिल्ली का, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास एक पीआईएल दे सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना इंटरवेंशन दिखाए और पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करने के लिए बोले ताकि जो इन्वायरमेंट है उसे क्लियर किया जा सके। तो मतलब पीआईएल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि केस आपसे रिलेटेड नहीं है फिर भी आप वहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को सुनेगी। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म यही होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट सुमोटो डिसीजन ले लेते हैं, सुमोटो
केसेस को अपने पास लेकर उसकी हियरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उन्होंने न्यूज़पेपर में कोई न्यूज देखी, यहां पर एक ऐसा केस चल रहा है, तो वो उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, उस पर अपनी सुनवाई शुरू कर देते हैं। तो जुडिशरी जब अपनी एक्टिविटीज को एनहेंस करती है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। याद रखना है, मैंने कुछ बातें यहां पर की। क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म ये होता है कि पीएम भगवती जी ने बेशक बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन अपने जुडिशियल हिस्ट्री में हमारे दिए हैं, बट उन्होंने कभी भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की केयर नहीं की, और जो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट था जुडिशरी का, उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो क्रिटिसिज्म और क्या हो सकते हैं? क्रिटिसिज्म जो आर्टिकल में दिए गए हैं वो ये है कि उन्होंने इमरजेंसी रिजीम जो था उसको सपोर्ट किया। एक केस यहां पर दिया गया है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। इस केस में हुआ यह था कि एक जो लॉ बनाया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, इसके तहत किसी को भी इंटरनल सिक्योरिटी के वायलेशन के बेसिस पर जेल में रखा जा सकता था, पकड़ा जा सकता था। इस केस को जब सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किया गया, तो जो पीएन भगवती जी थे उन्होंने इस केस को सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला कि जो हैबियस कॉर्पस है वो इस केस में, इस एक्ट के रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं होगा। हैबियस कॉर्पस में आपको बता देता हूं क्या होता है। हैबियस कॉर्पस ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेन करती है पुलिस या कोई अथॉरिटी, तो उसको 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जिसमें जो ट्रेवल टाइम होगा मजिस्ट्रेट तक जाने का वो इंक्लूड नहीं होता है। तो हैबियस कॉर्पस आपको याद रखना है, ये आपकी 5 रिट्स में से एक रिट है। ठीक है, अब हम आगे यहां पर देखते हैं कि दूसरा जो इनका क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि जब उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो उसको भी फेवर करते हैं। जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो जो मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस लीडिंग स्टेट्स थे वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, और जब इस चीज को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो कहते हैं कि हाँ, जुडिशरी ऐसा बोलती है कि जो लेजिस्लेचर है सेंटर का वो ऐसा कर सकता है, जनता गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। उन्होंने 1956 पे अपना ये वर्डिक्ट दिया। इसने कहीं न कहीं जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म था उसको हर्ट किया। ठीक है, इस बात पर इनका क्रिटिसिज्म होता है। एक जो इनका क्रिटिसिज्म यहां पर है वो ये है कि जब मिनर्वा मिल्स का केस 1980 में आता है, जब इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट में आ चुकी होती हैं, उस समय जब एक लॉ हुआ करता था इंदिरा गांधी जी के समय का, जिसमें उन्होंने इस बात को बोला था कि आर्टिकल 39 बी और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि डीपीएसपी है, आर्टिकल 14 और 19 को अगर वायलेट किया जाता है तो ये जो मुद्दा होगा ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। इट विल नॉट कम अंडर जुडिशियल रिव्यू। इस चीज को जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो पीएन भगवती जी ने इस चीज को अपहेल्ड किया, उन्होंने बोला ठीक है, इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। मतलब कि उन्होंने सुपरसीड किया किसको? डीपीएसपी को। किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म होता है पीएन भगवती जी का। नेक्स्ट जो यहां पर बात आती है वो ये है कि काउ स्लॉटर की अगर हम बात करते हैं, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, या सोशलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं, अगर ऐसा कोई केस या ऐसा कोई लॉ लेजिस्लेचर बनाती है तो वो लॉ जुडिशरी के सामने चैलेंज नहीं किए जाएंगे अगर वो राइट्स टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम को वायलेट करते हैं फिर भी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है जो कि पीएन भगवती जी के साथ होता है कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो काउ स्लॉटर को या यूनिफॉर्म सिविल कोड को या सोशलिज्म को इंप्लीमेंट करता है और वो इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम जो है, जो राइट है हमारा, राइट टू इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम, उसको वायलेट करता है, तो जुडिशियल चैलेंज उस राइट के खिलाफ नहीं होगा। इसके बाद अगर हम 1980s के दौर में देखते हैं तो एक जो इनका क्रिटिसिज्म है यहां पर वो ये है कि मीसा को जब आता है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है। ठीक है, अब जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को चैलेंज किया जाता है तो पीएन भगवती जी इसको भी अपहेल्ड कर देते हैं और कहते हैं कि ये हैबियस कॉर्पस को, ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था, वो था कमिटेड जुडिशरी का। जो एक स्टैंड था इंदिरा गांधी जी का वो ये था कि वो कमिटेड जुडिशरी को इंश्योर करना चाहती थी। अब कमिटेड जुडिशरी क्या होती है? कमिटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि जुडिशरी को कमिटेड होना चाहिए। किसके प्रति? ये तो ना तो इंदिरा गांधी जी ने क्लियर किया और ना ही उनके समय के जो अथॉरिटीज थी उन्होंने क्लियर किया। कमिटेड किसके लिए? कमिटेड जस्टिस के लिए, कमिटेड लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए,
या फिर कमिटेड इंदिरा गांधी जी के लिए, पता नहीं किसके लिए कमिटेड। कमिटेड जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट था, अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, मतलब काफी पहले आया था, जो एनजेएसी का जब इशू चल रहा था, तो उन्होंने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी कि क्या जो एनजेएसी लाया गया है ये इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि जुडिशरी कमिटेड रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू, अगर इससे कोई क्वेश्चंस मेंस में बनते हैं तो यू शुड बी कंफर्टेबल टू टैकल दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या जो कंट्रीब्यूशन थे पीएन भगवती जी के, वो तो हमने देखे ही है। पीआईएल एक उनका मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो अगर हम पीआईएल की बात करें तो इस मुद्दे पर भी इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि जब इन्होंने पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया था तो केसेस डायरेक्ट इनके पास जाते थे, इन्होंने जुडिशियल प्रोसेस को डाइल्यूट किया, इन्होंने लोकस स्टैंडी का जो कॉन्सेप्ट था उसको लोअर किया। लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपको लक्ष्मीकांत की बुक में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है व्हाट इज लोकस स्टैंडी। तो लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है यू विल हैव टू स्टैंड, मतलब अगर केस आपके खिलाफ है तो आप ही जुडिशरी के पास जाएंगे अपने केस को लेकर। जबकि रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग की अगर हम यहां बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग का मतलब यह होता है जैसा कि पीआईएल में है कि केस किसी आपसे रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी भी जुडिशरी के पास जा सकते हैं उस केस को लेकर पीआईएल के फॉर्म में। तो इन्होंने लोकस स्टैंडी के कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट किया और रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडी के कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया, मेंशन किया। इन्होंने कहीं ना कहीं जो राइट टू लाइफ था उस कॉन्सेप्ट को, जो एक निगेटिव कॉन्सेप्ट था स्टेट के अगेंस्ट में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो वो एक तरीके से निगेटिव कॉन्सेप्ट था राइट टू लाइफ, जो कि स्टेट किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी सिटीजन से छीन नहीं सकता था। उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बना दिया। ये एक इनका क्रिटिसिज्म होता है। दूसरा, इन्होंने एक अननेसेसरी इनोवेशन किया, दैट वाज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। वो ये है कि जब भी कोई कंपनीज वगैरह है या इंडस्ट्रीज हैं वो किसी पोल्यूशन को बाहर फैलाती हैं तो वो उसके लिए कंप्लीटली लायबल है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी ने किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाया है तो चाहे उसका इंटेंशन खराब ना भी हो लेकिन उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, बजाय कि उसमें सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी व्यक्ति को गलती से नुकसान पहुंचा देते हैं, गलती से आपसे चाकू लग जाता है किसी व्यक्ति को जिससे उसको बहुत ज्यादा घाव हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी आपके ऊपर होगी, आपको पनिश किया जाएगा। हालांकि आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि आप उस व्यक्ति को मारे, बस ये कंडीशन इम्यून होगी कि उस व्यक्ति ने आपके ऊपर अटैक ना किया हो। अगर उस व्यक्ति ने आपके ऊपर अटैक किया है तो फिर ये केस सेल्फ डिफेंस का बनेगा और आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी के फॉर्म में सजा नहीं दी जाएगी। और दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इन्होंने जो भी रिफॉर्म किए या जो भी डेवलपमेंट किए वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरिंग को वायलेट करके किया और इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट पर किया। अब आर्टिकल कहता है पता नहीं जस्टिस भगवती के जो कॉन्सेप्ट हैं वो जो उनकी लिगेसी है वो किस तरीके से जो आज है वो आज भी डोमिनेट कर रही हैं। बट आज ये समय है कि इन कॉन्सेप्ट को रिविजिट किया जाए और देखा जाए कि क्या क्या चेंजेस प्रेजेंट की जुडिशरी में किए जा सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल है वो यहां पर खत्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो न्यूटन से रिलेटेड है। पेपर 3 से ये टॉपिक एसोसिएटेड है। यहां पर ये जो टॉपिक एसोसिएट होता है हमारे सिलेबस से वो पेपर 3 के साइंस एंड टेक के सेक्शन से एसोसिएट होता है। और जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। आर्टिकल में हालांकि ये बात मेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एनजीटी ने अभी उस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का जो अप्रूवल था उसको रोक दिया, ये कहते हुए कि डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका रीसबमिशन होना चाहिए। दूसरा, एक 16 नेशनल पार्क है जो कि वहां से महज 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है उस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से। यह भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है क्योंकि जो भी नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं उसके 5 किलोमीटर के रेंज में कुछ टेक्निकल जो एक्टिविटीज हैं उनको बैन किया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिनोज क्या होते हैं मैं आपको बहुत सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि न्यूट्रिनोज क्या होते हैं। देखिए, होता यह है कि जिस तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इन्होंने आर्टिकल में उस चीज को समझाया भी है कि जिस तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जब उसे रन किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से वो न्यूट्रिनोज को भी रिलीज करता है। बिल्कुल सेम तरीके से जब सूर्य के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं हीलियम की,
वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं, बिल्कुल सेम मैनर में वो न्यूट्रिनोज को भी प्रोड्यूस करती हैं, और वो हमारी अर्थ पर कंटिन्यूअस फॉर्म में आते रहते हैं, जो न्यूट्रिनोज होते हैं। अब देखिए न्यूट्रिनोज के क्या फीचर्स हैं। न्यूट्रिनोज का कोई चार्ज नहीं होता पॉजिटिव निगेटिव, बट इनके पास थोड़ा सा मास होता है। पहले तो ये माना जाता था कि न्यूट्रिनोज में कोई मास नहीं होता है, बट अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो बताते हैं कि थोड़ा बहुत मास न्यूट्रिनोज में होता है। इनका कोई सबस्ट्रक्चर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये किसी पार्टिकल से बने नहीं होते, और ये डीके होकर किसी और पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये किसी पार्टिकल से बने नहीं होते और ये डीके होकर किसी और पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होते। ये अपनी खुद की रेस के स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत रेयरली किसी चीज से इंटरेक्ट करते हैं या फिर इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज ये है, यहां पर बताया गया है 3 तरीके के जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो होते हैं। वो एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होते हैं, दूसरे म्यूऑन न्यूट्रिनो होते हैं, तीसरा टाउ न्यूट्रिनो होता है। म्यूऑन जो है ये म्यू से बना है। आप लोगों ने 10th 12th में म्यू का ये साइन देखा होगा, टाउ का ये साइन देखा होगा, फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो इसी म्यू से ये म्यूऑन न्यूट्रिनो बना है, इसी टाउ से ये टाउ न्यूट्रिनो बना हुआ है। इसके जो नाम रखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक फीचर होता है, वो ये होता है कि इनका ऑसिलेशन हो सकता है एक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनो से दूसरे फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनो में। जैसे कि जो सनरेज हैं वो म्यूऑन न्यूट्रिनोज को रिलीज करते हैं, लेकिन कई बार वो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने यहां कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश की है कि क्या होते हैं न्यूट्रिनोज और क्या क्या इनके टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, और ये आपस में एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये किसी भी पार्टिकल से नहीं बने होते और डीके होने के बाद किसी भी पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब आर्टिकल में क्या बात की जा रही है? आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि कौन ऐसा होगा जो एप्रिसिएट नहीं करेगा गैलीलियो को, जब उन्होंने 1610 में टेलीस्कोप के डेवलप किया और उन्होंने उस टेलीस्कोप का जो मुंह था, जो उसका फोकस था, वो जुपिटर की तरफ किया। वहां पर उन्होंने 4 स्पॉट्स को नोटिस किया। तो ये जो इवेंट था, ये हमारी हिस्ट्री में, हमारी एस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो कौन इस इवेंट को एप्रिसिएट नहीं करेगा? ये कहते हैं कि लाइट की तरफ 2 और ऐसी वेव्स हैं जो कि लाइट की स्पीड से रन करती हैं। एक ये कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, और दूसरा जो ये बात करते हैं वो न्यूट्रिनोज की बात करते हैं। मतलब 2 ऐसी चीजें हैं जो लाइट वेव्स की तरह फंक्शन करती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स एंड न्यूट्रिनोज। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं अगर मैं आपको बात करूं और समझाऊं तो, जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती थी, इनका सबसे पहले जो जिक्र है वो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया था। सितंबर 2015 में सबसे पहले रशियन साइंटिस्ट के थ्रू इस ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया गया। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है मैं आपको सामान्य भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए एक तालाब है, एक पॉन्ड है, उसमें कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तैर रहे हैं, ठीक है, और आप उस तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं, तो वो जो पत्थर तालाब में गिरता है तो कुछ लहरों को बनाता है। वो जो लहरें हैं आप उसको ग्रेविटेशनल वेव के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, वो ये है कि सपोज करिए कि एक बेडशीट है, एक चादर है जिसको 4 लोगों ने 4 तरफ से पकड़ के रखा है, और आप उस पर एक बॉल गिराते हैं, तो जो फ्लक्चुएशन उस चादर में होता है आप उसे ग्रेविटेशनल वेव कह सकते हैं। जनरली जो हमारा कॉन्सेप्शन है वो ये है कि स्पेस बिल्कुल खाली है, मतलब जो अंतरिक्ष है वो बिल्कुल खाली है, जबकि जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्पेस खाली नहीं है, बल्कि वहां पर एक ब्लैक मैटर अवेलेबल है जिसे हम फील नहीं कर सकते। और जब बहुत ही बड़ा कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है तो उस ब्लैक मैटर में फ्लक्चुएशन होता है, और उसी फ्लक्चुएशन को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई ग्रेविटेशनल वेव्स की। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिनो की, तो न्यूट्रिनो की खोज सबसे पहले 1960 में हुई थी। जो रेमंड डेविस एंड जॉन बैकल हैं उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन ये बताते हैं कि जब न्यूट्रिनोज को सबसे पहले 1960s में इन लोगों ने खोजा था, तो वो 50 सन से जो आने वाले न्यूट्रिनोज थे उसको इन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था। तो जो सन से न्यूट्रिनोज का जो अमाउंट आता था वो उसका केवल 50% ही ऑब्जर्व कर पाए थे। क्यों? क्योंकि जो सन एमिट करता है, जो मैंने भी आपको पहले बताया, वो म्यूऑन न्यूट्रिनो को एमिट करता है, और जब वो अर्थ तक पहुंचते हैं उसमें से 50% अप्रोक्सीमेट वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको ये इनिशियल फेज में ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, बट अभी तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक बात आर्टिकल में ये और कहते हैं कि जैसे हर मैटर का एक एंटी मैटर होता है, उसी तरीके से न्यूट्रिनोज हैं उनका भी एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं। अब एंटी मैटर क्या होता है मैं आपको बता दूं। एंटी मैटर वो होते हैं कि जैसे एक एटॉम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, वैसे ही
एक जो एंटी मैटर होता है वो बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। उसमें भी प्रोटॉन के लिए एंटी प्रोटॉन होते हैं। जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो एंटी प्रोटॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जब हम एंटी मैटर में जाते हैं उसमें हमें पॉजिट्रॉन मिलता है। तो जो पॉजिट्रॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो तो आपको पता ही है न्यूट्रल होता है, तो वो तो मैटर में भी न्यूट्रल होता है, एंटी मैटर में भी न्यूट्रल होता है। तो जो एंटी पार्टिकल्स हैं, एंटी एटॉम्स हैं, उनसे मिला के एंटी मैटर्स बनते हैं। तो जिस तरीके से हर एटॉम का एंटी एटॉम होता है, हर मैटर का एंटी मैटर होता है, उसी तरीके से हर न्यूट्रिनोज के एंटी न्यूट्रिनोज भी होते हैं। ये तो क्लियर है। बट अभी जो चीज क्लियर नहीं है वो ये है कि जो ऑसिलेशन होता है, जो मैंने आपको बताया कि वहां से जो न्यूट्रिनोज की रेज होती हैं वो मुऑन न्यूट्रिनोज के फॉर्म में सन से चलती हैं, लेकिन यहां पर आकर वो जो रेज होती हैं, वो जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, ऑसिलेशन है, एक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनोज से दूसरे फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनो में, ये एंटी न्यूट्रिनोज में होता है या नहीं होता है? होता है तो किस रेट से होता है? क्या बिल्कुल न्यूट्रिनोज के रेट से ही होता है या अलग किसी फॉर्म में होता है? ये क्वेश्चंस का अभी रिप्लाई नहीं मिल पाया है, जो कि बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज जो है वो स्टैब्लिश की जा रही है इस चीज के लिए। इंडिया का क्या इशू है? इंडिया का इशू यही है कि तमिलनाडु में जो एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सेट की जा रही है उस पर इश्यूज हैं। कई सारे जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह रहे हैं कि यहां से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलेंगी। दैट इज यू कैन फील कि दिस इज जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वेटरी। ये एक ऑब्जर्वेटरी है, एक टेलीस्कोप है जो ऑब्जर्व करेगा न्यूट्रिनोज को। अब वहां से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। दूसरी चीज ये है कि इनका कहना है कि न्यूट्रिनोज जो है वो हमें अफेक्ट करेंगे और ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कई तरीके की जो बीमारियां हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जो न्यूट्रिनोज हैं वो हमारी बॉडी पर लगातार जो सन रेज से आते रहते हैं, वो कांटेक्ट में रहते हैं और वो हमारी बॉडी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो न्यूट्रिनोज इंटरैक्ट ही नहीं करते किसी ऑब्जेक्ट से जल्दी, तो उनका नुकसान पहुंचाने का कोई ऐसा मतलब है नहीं। बट जो इश्यू है वो यही है, तो इसी बात पर इस आर्टिकल को लिखा गया है यहां पर। आइए देखते हैं जीएसटी पर कुछ क्रिटिसिज्म यहां पर इस आर्टिकल में हमें मिलेगा। पेपर 3 का जो टॉपिक है रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें यह है कि जीएसटी जो है वो कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स पर इंप्लीमेंट की जाती है, मैच बॉक्स से लेके गोल्ड तक। जो क्रिटिसिज्म है वो यह है कि जीएसटी को इजी होना चाहिए था और इस तरीके से इसको एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए था कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसमें लॉस ना हो, जबकि जो अभी जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात, इसको 1200 अप्रोक्सीमेट कैटेगरीज में बांटा गया है। जो क्लासिफिकेशन है टैक्स स्लैब्स का वो भी बहुत ज्यादा है, 0.25, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% में क्लासिफाई किया गया है इसको। इसके अलावा इस पे कुछ एडिशनल सेस भी लगाया जाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां पे याद रखना है। देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट और एल्कोहल को इससे इम्यून रखा गया है, बाहर रखा गया है। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट एंड एल्कोहल। दूसरा ये बोलते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं कि जीएसटी को जिस रेट पर गोल्ड या लग्जरी आइटम्स पर इंप्लीमेंट किया गया उसी तरीके से मैच बॉक्स पे भी इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये क्रिटिसिज्म है। मैच बॉक्स जो हमारे डिप्राइव्ड कैटेगरी के लोग होते हैं या जो पुअर लोग होते हैं वो इसका बिजनेस करते हैं तो उनको नुकसान होगा इससे, तो इस बात पर ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उन पर और जो बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल एमिट करती है एसयूवी, इन दोनों पर जो जीएसटी है वो सेम है। तो ये गलत है। जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, उन पर जीएसटी का जो रेट है वो कम होना चाहिए था, ठीक है। बट तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है पैथोलॉजी ऑफ लिंचिंग। इन्होंने इस आर्टिकल में कई सारे कुछ 2-3 इवेंट्स डिस्कस किए हैं जिसमें अटैक हुए हैं मुस्लिम यूथ्स के ऊपर, या अभी जम्मू कश्मीर हमने देखा है डीएसपी को मॉस्क के सामने मार दिया गया। तो वो बोलते हैं कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। हम इनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू पर नहीं देख सकते, ये शो करते हैं कि किस तरीके से जो हैट्रेड है वो सोसाइटी में अभी भी मेंटेन्ड है, उसको किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए। दूसरा ये एक और बात कहते हैं कि इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के क्राइसिस पर नहीं देख सकते। दूसरा कि जो मॉब है वो खुद ही डिसाइड कर ले रही है कि कौन कन्विक्ट है, ठीक है, और वो उसके ऊपर खुद ही जस्टिस देने का प्रयास करते हैं, अटैक करते हैं। कई बार जो कन्विक्टेड लोग होते हैं जिस पर वो गेस करते हैं कि हाँ यह व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है और मॉब उसको मार डालती है। तो ये जो हैट्रेड का एटमॉस्फेयर अभी हमारी सोसाइटी में मेंटेन है, ये
हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चरल इशू है जिसको बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करने की जरूरत है। तो थोड़ी एक दो बातें इसमें थी इंपॉर्टेंट जो हमने देख लिया। कुछ एक क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं आर्टिकल से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। पहला ऑप्शन है कतर, यूएई, ईरान और बहरीन। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी, 1, 2 एंड 4, यानी कि जो ईरान है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट नहीं है। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है, दीज वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट प्रोड्यूस व्हेन वेरी हाई हैवी ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक होल्स कोलाइड। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो दो के दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रेवल विद हायर स्पीड देन लाइट, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि लाइट से ज्यादा स्पीड अभी कुछ हमें पता नहीं है जो जाता हो। ठीक है, तो लाइट हैव हाईएस्ट स्पीड, तो ये स्टेटमेंट आता है तो ये गलत होगा। अगला जो स्टेटमेंट है, सॉरी क्वेश्चन है, वो ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है, द कंट्रीज मोस्ट एम्बिशियस बेसिक साइंस प्रोजेक्ट प्रपोज्ड टू कम अप इन आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये प्रपोज है ये तमिलनाडु में प्रपोज है ना। हमने अभी बात भी की थी इस पर, एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है, तमिलनाडु में ये प्रपोज है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये है कि ये ज्वाइंटली सपोर्टेड है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्सटाइल। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। तो आज के डिस्कशन में जो बातें हमने की वो ये थी। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और हमें और अच्छे वीडियोस बनाने हैं। तो थैंक यू वेरी मच।